हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई सॉल्यूशन हब पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पढ़ा रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंतर्गत दो तीन टॉपिक हो गए थे और अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये नया टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। आप ऐसे समझिएगा, परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, यानी सर्कुलेट का मतलब क्या है। सर्कल से लिया गया है और सर्कल का मतलब होता है गोल, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में ये क्या, एक सर्कुलेशन का काम करता है, सर्कुलेट करता रहता है, यानी चक्रीय क्रिया करता रहता है। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से होते होते ये फिर क्या करता है, ये पूरी प्रक्रिया अपनी कंप्लीट करता है। इसी वजह से इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम ह्यूमन ब्लड, हार्ट, लिम्फ, ठीक, वेसल्स हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर इसके हम बात करें तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी, अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, ठीक है। इस एंजियोलॉजी के बारे में किसने बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने 1628 में बताया था कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है। ये नाम चाहे तो आप नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि दो है, एक जो ब्लड ग्रुप है तो उसके अलग है ना, वो लैंडस्टन साहब है, लैंडस्टन, और दूसरा है जो ब्लड, तो वो विलियम हार्वे साहब ने इसकी खोज की थी और इसके बारे में बताया था। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सभी विभिन्न जो जीव होते हैं उन जीवों में अलग तरीके से डिफरेंट टाइप से फ्लो करता है ब्लड। तो डिफरेंट टाइप से फ्लो करता है तो इसको बोलते हैं, यानी टू टाइप से ये ब्लड फ्लो करता है। एक क्या होता है, एक को बोलते हैं, हम ऐसे लिख दें, ये इसको बोलते हैं ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा होता है क्लोज, क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। रजिस्टर रख देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जो खुला परिसंचरण तंत्र है और बंद परिसंचरण तंत्र है, ये क्या है। तो खुला का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स की आवश्यकता नहीं होती है, यानी शरीर में ब्लड फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों की या रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। वो पूरे के पूरे बॉडी में वो भरते रहते हैं। जैसे आप मस्कुलेटो के देखिए, वो अगर वो खून चूसता है तो उसके बाद पीछे वाले पार्ट में देखो भरता चला जाता है, तो उसके पास कोई डक्ट नहीं होती है, कोई वेसल्स नहीं होती है कि उस वेसल्स के थ्रू उसके बॉडी में ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। तो ये होता है हमारा ओपन। तो ओपन का मतलब होता है ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो विदाउट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, यानी रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है, या रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है। ऐसा बोलते हैं, रक्त, रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, बहता है। जैसे कि
एग्जाम्पल की बात करें, बहुत अच्छा है, मॉस्क्विटोज, मॉस्क्विटोज है, आपका प्राउन है, प्राउन है, आपका इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है ना, ततैया, पीली वाली मधुमक्खी, ततैया, तो एक्सेट्रा। और भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करता है। अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स यानी रक्त का संवहन रक्त वाहिनियों द्वारा, रक्त वाहिनियों द्वारा, वाहिनियों द्वारा। इसके एग्जाम्पल कौन है, आप देखते होंगे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि क्लोज, अब जैसे हम लोग हैं तो हमारी आर्टरी होती है, हमारी वेन्स होती है, तो ये क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, इसमें रक्त फ्लो करता है। लेकिन इसमें जो ऐसे एनिमल्स हैं, स्नेल वगैरह है, स्नेल देख लेते हैं, है ना, स्नेल है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें रक्त वाहिनियों की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाता है ना, वो बहता रहता है। आगे की बात करें, रक्त के घटक यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कंपोनेंट, इसके घटक कितने होते हैं, कहाँ फ्लो करता है, तो एक होता है ह्यूमन ब्लड, हमें पढ़ना क्या है, ह्यूमन ब्लड, दूसरा है ह्यूमन हार्ट, तीसरा है ब्लड वेसल्स, जहां पर हम बात करेंगे आर्टरी, वेन्स, और चौथा है लिम्फ, लिम्फ यानी लसिका। अब इसकी हिंदी क्या लिखना है, आप समझ ही रहे होंगे हम किसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम ह्यूमन ब्लड की, एक एक करके पढ़ते हैं, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड की जब हम बात करेंगे तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्टडी तो हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं यानी विशेषज्ञ होते हैं, इस विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट। जो ब्लड होता है, तो ब्लड कैसा होता है, इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल, ये ब्लड कैसा है, ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, संयोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। आप ऐसा कोई पार्ट बताइए कि जहां पर ब्लड फ्लो ना करता हो, है ना, हमारे केराटिन प्रोटीन छोड़ करके जहां पर नाखून और बाल पाए जाते हैं, बाल का ऊपरी सिरा, हालांकि जब बाल हम उखाड़ते हैं तो दर्द होता है, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स से है
है ना। लेकिन जैसे नाखून को छोड़ करके एक्सेप्शन है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है केराटिन प्रोटीन की वजह से बना होता है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन अदर कोई और कोई बॉडी की बात करें तो जहां पर ब्लड कोई ऐसा पार्ट हो जहां पर ब्लड उसको कनेक्ट ना करता हो, इसी वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें कि जो हमारा पूरा बॉडी है, इस पूरे बॉडी में, इस पूरे बॉडी का जो भार है, तो उसका कितना प्रतिशत हमारा ब्लड है, तो 7%, 7% ऑफ बॉडी वेट। किसी में कम ज्यादा भी हो सकता है। 7% ऑफ ब्लड बॉडी वेट, शरीर के भार का 7%। आगे की बात करें कि इसमें मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है, तो जो ब्लड मेल में है वो 5 से 6 लीटर, 6 लीटर, और ये मेल में फीमेल में 4 से 5 लीटर। 1 लीटर का अंतर कहाँ से हुआ, आप ऐसे समझिए। तो इनके अंदर थोड़ा सा कम पाया जाता है, लेकिन इनके लिए पर्याप्त होता है, ये कम नहीं है। ये जो मेल है 4 से 5 लीटर है, ये कम नहीं है, इनके लिए पर्याप्त है। लेकिन इनकी तुलना में कम क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर एक समय के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो मासिक धर्म होता है, इस मासिक धर्म में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है इनका, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर इनकी तुलना में कम है, बट इनके लिए ये कम नहीं, ये इनफ है, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें, जो ब्लड है इसका कलर कैसा, ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन, निर्माण, निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है इनका बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और इस जो इनका निर्माण का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कलर, कलर कैसा होता है, तो इनका कलर होता है रेड। रेड किस वजह से होता है, तो इस ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट, इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से इनका रक्त कैसा होता है, लाल होता है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हम यहाँ पर बात करें, नोट करके अगर हम लिख लो, नोट कि जो हमारे कॉकरोच हैं, कॉकरोच है, जो लिजर्ड है, लिजर्ड है, तो इनका ब्लड कैसा होता है, तो इनका ब्लड होता है वाइट। और ये वाइट किसकी वजह से होता है, तो इनके अंदर भी एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट हमने पहले भी पिगमेंट का जिक्र कर किए हैं कि पिगमेंट का मतलब होता है, इसका काम होता है वर्णक यानी रंग प्रोवाइड करवाना। तो ये एक प्रकार का वर्णक होता है, वर्णक। और इनका हीमोलिम्फ, हीमो हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से इनका ब्लड कैसा होता है, वाइट होता है। वही अगर हम बात करें ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इनका ब्लड कैसा होता है, तो इनका ब्लड होता है ब्लू, ब्लू, है ना, ब्लू ब्लड। क्यों होता है, इनके अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन।
हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली है, आगे और करते हैं बात। आगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो पूरा रामबाण है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि हम छोड़ने वाले हैं। ए टू जेड हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने देखा कि जो हमारी जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी अस्थि मज्जा कहाँ होती है? अस्थियों में, यानी बोन्स में। और इस बोन्स में कैसे, आप ऐसे समझिएगा, है ना, ये क्या है? ऐसे, ठीक है, ये हमारी बोन्स है। ठीक है, तो बोन्स में क्या होता है? अस्थि मज्जा, यहाँ पर बोन मैरो है, इसी को बोलते हैं मैरो, बोन मैरो, है ना, अस्थि मज्जा। लेकिन आप ये समझिए कि जो बच्चे होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, जो गर्भाशय में अभी पल रहे होते हैं, एम्ब्रियोज होते हैं, उसमें ब्लड कौन प्रोवाइड करवाता है? छोटे बच्चे, भ्रूण है अभी। तो नोट करके यहाँ पर लिख लो, नोट करके, कि जो एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं यानी भ्रूण होते हैं, इस भ्रूण में रक्त कौन देता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा, इसको ऐसे हिंदी में लिख लो, प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा माँ रक्त देती है, रक्त देती है। तो क्या सिर्फ रक्त से ही काम चलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेसेंटा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा, ये जो आप देखते हैं गर्भनाल, जो बच्चा होता है माँ के गर्भनाल से जुड़ा होता है, वही प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो माँ खाती है वो बच्चा पाता है। ठीक, और काम कैसे, वो ब्लड के थ्रू जाता है। जो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन, अगर हम ब्लड का ये सॉरी फंक्शन देखेंगे, फंक्शन, फंक्शन इसके काम क्या होते हैं? काम ये होते हैं, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसका ट्रांसपोर्ट? तो न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का। दूसरा गैसेस का, तीसरा वेस्टेज का, वेस्टेज। तो इसी रक्त के द्वारा, इसी रक्त के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बच्चे के भ्रूण के अंदर जाते हैं। और साथ में वो सिर्फ बच्चे में नहीं, वो एडल्ट में भी ऐसे होते हैं। वो एडल्ट, भ्रूण की ही सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो एडल्ट में ही जो ब्लड होता है, तो ब्लड में, ब्लड के थ्रू ही तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ब्लड्स के थ्रू ही हमारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, आप ऐसे समझिएगा कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन में क्या मिल जाए? मान लो यहाँ पर Hb, है ना। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये काम कैसे करता है? ये ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, परिवहन, संवहन करता है, कार्य की बात करें, है ना, जो हीमो। अब इसी, और इसको हम डिनोट करते हैं Hb से, Hb से। अब यहीं पर समझिएगा कि अगर Hb प्लस O2, Hb प्लस O2
तो इसको यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैसा होता है? ये प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। और इसी ऑक्सीजन, इसी हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ जाए तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैसा होता है? तो इसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। यहीं पर हम ये समझेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है और काम कैसे करती है। तो आप ऐसे समझिएगा इसको, मान लो कि ये क्या है, ठीक, ये Hb प्लस C प्लस O2 हाफ। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे सको C कार्बन प्लस ऑक्सीजन हाफ। जब ऑक्सीजन हाफ होगा तो ये इससे इससे कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा CO। और CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, इसका हाफ। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है यानी इसको हम ऐसे करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये अगर हीमोग्लोबिन में घुल गई तो घुलने के बाद इसको हम ये क्या होते हैं, ये सीधा इतनी जहरीली गैस होती है कि इसमें डेथ हो जाती है। और इसी को जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम स्लीपिंग डेथ भी बोलते हैं, स्लीपिंग डेथ गैस, या इसी को दमघोटू गैस बोलते हैं, दमघोटू गैस। इसी को हम मोस्ट सोल्यूबल, मोस्ट सोल्यूबल इन ब्लड, इसी को मोस्ट सोल्यूबल, बहुत जल्दी घुलनशील होती है। आप ऐसे देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि किसी एक व्यक्ति के एक लोग अंगीठी जला रहे थे और कमरा बंद किए हुए थे और सुबह उनकी डेथ हो गई। कार में भी ऐसे होता है कि कार में अंगीठी जला के रख देते हैं और चारों तरफ के शीशे बंद कर देते हैं और अंततः फिर क्या होता है, मौत हो जाती है। तो इसी की वजह से होती है। जब कभी आप कमरे में अंगीठी जलाइए तो वेंटिलेटर जो होते हैं उनको खुला रखिएगा, दरवाजे को, खिड़की, किसी न किसी को, ताकि वो बाहर हवा जा सके। ये बहुत जहरीली गैस प्रोड्यूस करती है। और अगर ये हमारी ब्लड के अंदर आ गया, हमारे हीमोग्लोबिन या ब्लड में घुल गया तो बहुत जल्दी ये घुलनशील गैस होती है और इतनी जल्दी वो घुलनशील हो जाएगी कि हमारी जो आर्टरी है उनको ब्लॉक कर देगी और ये अपना वैल्यू उसमें बढ़ा देने के बाद फिर अंततः इसमें मृत्यु ही होती है, ठीक है। तो आप ये भी मोस्ट सोल्यूबल गैस है इन ब्लड में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर यहीं पर हीमो की बात करें तो हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है फेरस। क्या होता है? फेरस। यानी ये आयरन कंपाउंड होते हैं, आयरन कंपाउंड, कंपाउंड। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो हमने ब्लड के बारे में लगभग सारी चीजें पढ़ ली। अब यहाँ पर और पढ़ेंगे कि ब्लड जो ओवरव्यू हमने देख लिया है, अब इसमें ये पढ़ेंगे जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है वो कैसे काम करते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड ये क्या है भाई? अभी तो हमने कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम समझा था, अब हम समझेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड, रक्त के घटक, रक्त के घटक। अब रक्त के घटक कितने हैं?
तो रक्त के दो घटक हैं, एक है इसको बोलते हैं सॉलिड पार्ट, सॉरी इसको बोलते हैं लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट जिसको तरल तरल भाग, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट ठोस, ठोस भाग। ये जो तरल भाग होता है ये हमारे ब्लड का 55% होता है, जो वो होता है प्लाज्मा। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त का तरल भाग कौन सा है या रक्त का ठोस भाग कौन सा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा तरल भाग है। और ये पूरे ब्लड का ये अपने आप में 100% है, और इस 100% में 55% ये पाया जाता है प्लाज्मा। और यहाँ पर सॉलिड पार्ट में क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, सेल्स ये कौन कौन सी, इनको बोलते हैं कणिकाएं, रक्त ब्लड सेल्स है ना, ब्लड रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कुछ भी लिख सकते हो, कणिकाएं। आरबीसी, आरबीसी अच्छा ये होती कितनी है, तो होती है 45%, 45 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो इस 45% ये अपने आप में 100% है, और इसका 99% आरबीसी होता है, और ये 1% में आते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, यहां हम प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा होता क्या है, ठीक, तो अगर इसकी हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा है आप समझ रहे हैं तरल भाग है, एक है क्या तरल भाग है, तरल भाग, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है येलो, येलो। और येलो क्यों होता है भाई, जहां पर हम बार बार वही कहते हैं कि जहां पर कलर की बात होती है तो वहां कोई ना कोई पिगमेंट जरूर आता है, तो ये एक पिगमेंट पाया जाता है, इस पिगमेंट का नाम है बिली, बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन का काम क्या होता है, ये बिलीरुबिन बनाता है, ये लीवर बनाता है, लीवर, ठीक। और जब इसकी एक्सेसिव हो जाती है, एक्सेसिव अधिकता हो जाती है, यानी अधिकता, अधिकता, तो हमको लक्षण दिखने लगते हैं जॉन्डिस का, जॉन्डिस, ठीक। और ये जॉन्डिस को हम इसको बोलते हैं पीलिया। यही जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में होने लगता है तो वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं पीलिया के, ठीक है। प्लाज्मा, आगे बात करते हैं। डस्टर, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा चल रहा था, प्लाज्मा है ना। इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन, तो भैया इसका फॉर्मेशन होता है भाई बोन मैरो, जहां पर रक्त होगा वहीं पर इसके बोन मैरो, बैनो, बोन मैरो, ठीक है। इसके घटक कितने होते हैं, कंपोनेंट कितने होते हैं, कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स इसमें लगभग 90 to 92% वाटर पाया जाता है, वाटर। दूसरी बात करें, लगभग 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन।
और 3 से 4% ग्लूकोज। ग्लूकोज इसी प्लाज्मा के अंदर। ये जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन कौन 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 सी पाई जाती है? तो एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरा है ग्लोबिन। तीसरा है थ्रोम्बिन। चौथा है फाइब्रिन। पांचवा है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, एक चीज नहीं लिखे थे, जो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड है ना? हाँ, एक चीज यहीं पर अभी कर देंगे, फॉर्मेशन करना है। ठीक, तो ये क्या काम करता है? ये इसका काम क्या होता है एल्ब्यूमिन का? तो आयनों की सांद्रता को संतुलित करता है। आयंस होते हैं आयनों की, आयन बैलेंस कर देते हैं, आयनों की सांद्रता को संतुलित करना, संतुलित करना। दूसरा बात है ग्लोब्यूल। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज बनाने का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना यानी जो बाहरी आघात से, यानी एंटीबॉडीज जब बनेंगी तभी जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो बाहर से आघात होने वाले होते हैं, तो इनसे बचाने का काम करते हैं, इनको मारने का काम करते हैं एंटीबॉडीज। जो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन या फाइब्रिन, ये कैसे होते हैं? इनको बोलते हैं हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का बनाने में सहायक, बनाने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो इनका और काम क्या होता है, इनका और काम क्या होता है? जो ब्लड का पीएच वैल्यू है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी बेसिक। इस पीएच वैल्यू को, एक तो हमारा है प्लाज्मा और दूसरा हमारा है किडनी। तो इस पीएच वैल्यू के, इस पीएच वैल्यू को संतुलित करता है ना? यानी बैलेंस करने का काम करता है, बैलेंस, संतुलित करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली है। ठीक है, आगे बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी, आगे बात करते हैं आरबीसी का काम क्या होता है। देखेंगे आरबीसी, है ना? इनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। कणिकाएं भी अगर कहीं दिखेगा तो परेशान नहीं होना है, इसको कोशिकाएं भी बोलते हैं, कोशिकाएं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके शेप कैसे होता है, इनका शेप कैसे होता है? कॉनकेव, कॉनकेव, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, है ना? कुछ ऐसे टेबलेट नुमा,
को टेबलेनुमा संरचना होती है ना। इनका केमिकल नेम क्या है, ये पूछा जाता है। केमिकल नेम एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ये जो आरबीसी होती हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अब ये डेड कहाँ पर होती हैं, डेड, तो ये डेड होती हैं लीवर या स्प्लीन, स्प्लीन यानी प्लीहा में, प्लीहा में। अब ये प्लीहा में कैसे डेड होती हैं, आप इसको थोड़ा सा समझिए, है ना, आप इसको समझिए। मान लो हमारा ये क्या है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है और ये हमारी आरबीसी है ना। अब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, आरबीसी है, ठीक है, ये कहाँ पर होगी, बोन मैरो में। अब बोन मैरो यहाँ पर है, बोन मैरो यहाँ पर, ठीक है। जब आरबीसी डेड होती है, डेड होती है, तो डेड होने के बाद में ये कहाँ पर जाती है, जब डेड होती है तो ये जाती हैं स्प्लीन में, स्प्लीन में। अब ये जो स्प्लीन क्या काम करता है, स्प्लीन इज, ये स्प्लीन क्या करता है, इस डेड एनिमल को, डेड सॉरी डेड आरबीसी को तोड़ता है या डेड आरबीसी को नष्ट करता है, नष्ट करता है, ठीक है। अब ये नष्ट करता है, तो जब नष्ट करता है तो ये आरबीसी टूटेगा, आरबीसी टूटेगा। अब यहां पर क्या होगी, यहां पर एक फॉल्सो सेल्स होती है, फॉक्स सेल्स होती हैं, फॉल्स सेल होगी, इनको, इन पर ये अटैक करेगा, अटैक करेगा। जब इन पर अटैक करेगा तो ये आरबीसी टूटेंगे, आरबीसी यानी यहां पर टूटेगा, एक टूटेगा, एक टूटेगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और दूसरा टूटेगा यहाँ पर प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। जो फिर जो आयरन में टूटता है तो ये क्या होता है, रीएब्जॉर्ब, ये रीऑब्जॉर्ब कर लेता है। और जो प्रोटीन में टूटता है तो ये प्रोटीन कैसा है, इनका स्ट्रक्चर पोरफायरिन स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, इसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। और इसी वेस्ट प्रोडक्ट को, इसी वेस्ट प्रोडक्ट को अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा हमारे बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन के बाद में यही कन्वर्ट होता है बिलीरूबिन, बिलीरूबिन में, ठीक है। तो ऐसे इनका काम होता है। आगे बात करें इनके लाइफ स्पैन कितनी होती है, लाइफ स्पैन, इनको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, लगभग 120 डेज। और 120 डेज के बाद ये क्या होती है, ये मरना स्टार्ट हो जाती है, डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं इनके, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन में कितनी पाई जाती है, ह्यूमन में कितनी आरबीसी पाई जाती है, लगभग 4.5 से 5 मिलियन, मिलियन आरबीसी पाई जाती है, ठीक है। तो
इतनी चीजें हमने आरबीसी के बारे में बात कर ली है और 2-3 चीजें और बची हैं, थोड़ी बहुत और चीजें हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी भी चीजें हम दे रहे हैं एकदम ये समझ लो मक्खन है, मक्खन की तरह। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे हो, चाहे यूपीपीसीएस को हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें साइंस आती है या चैप्टर आता है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, चीज़ों को समझते जाना है। और अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव मुझे दीजिए कि इसमें से कौन सा, अगर कुछ भी इसमें आपको कोई समस्या लग रही हो या हमको अलग से सुझाव देना है तो प्लीज़ सुझाव दीजिएगा, ठीक है। और हम अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे जैसा आपका विचार रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।